हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और हम लोग पेट के नए नए क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं। साइंस के बहुत सारे क्वेश्चनों को धीरे धीरे लेके आ रहे हैं। इतने क्वेश्चनों से कितने क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं ये आप लोगों को दिखाई भी दे रहा है। तो हर एक क्वेश्चन का विश्लेषण चल रहा है। तो आज हम लोग पेट की एक फिजिक्स के जितने क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट थे, जितने भी अन्य परीक्षाओं प्रतियोगी परीक्षाओं में आए थे, उन सारे प्रश्नों का कलेक्शन करके यहाँ पे रख दिया गया है कि ये ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है कि जो कभी भी किसी प्रतियोगी परीक्षा में नहीं पूछा गया है। ये कई सारे पीसीएस मेंस में हैं, कई आईएएस में हैं एक आध प्रश्न, और वीडियो लोअर पीसीएस वगैरह में इस तरह के बहुत सारे प्रश्न रखे गए हैं। तो उन प्रश्नों का कलेक्शन करके यहाँ पे हम लोगों को आपके सामने प्रस्तुत करना पड़ रहा है। बहुत सारे प्रश्न हैं, और भी प्रश्न मिलेंगे। तो ये जितने टॉप 10 प्रश्न थे आपके पेट के एग्जाम की दृष्टि से, उनको निकाल लिया गया है और आपके सामने आज प्रस्तुत कर दिया जाएगा, इनका भी बाकायदे विश्लेषण करके। तो आज हम आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहले प्रश्न पे आने से पहले जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब बात करते हैं अपने पहले प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा, न्यूटन का गति संबंधी नियम का वर्णन किस पुस्तक में है? न्यूटन का गति संबंधी नियम का वर्णन किस पुस्तक में? न्यूटन का जो गति संबंधी नियम है वो किस पुस्तक में, उस पुस्तक का नाम बताइए। तो उस पुस्तक का नाम आप लोग जानते ही होंगे, चाहे नहीं जानते होंगे। अगर जो नहीं जानते हैं वो जान लें। प्रिंसिपिया वो पुस्तक है जो न्यूटन के द्वारा रचित हुई है। ये जो प्रिंसिपिया पुस्तक है ये किसी दूसरे के द्वारा रचित नहीं है, दूसरे के द्वारा लिखी नहीं गई है। ये न्यूटन के द्वारा ही ये पुस्तक लिखी हुई है और इसी में न्यूटन के गति संबंधी नियम दिया गया है। न्यूटन के कितने गति के नियम है भाई? कक्षा 8 से पढ़ते चले आ रहे हैं। कितने नियम है? 3 नियम है। पहला नियम क्या कहता है भाई? न्यूटन का गति संबंधी प्रथम नियम क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी। क्यों? क्योंकि जब तक उस पर बाहरी बल न लगाया जाए। अगर चल रही है तो वो चलती रहेगी, अगर उस पर बाहरी बल लगाया जाएगा तभी उसकी दिशा वगैरह में परिवर्तन होगा। लेकिन अगर नियम रूप से वो चलता रह रहा है, बैठा है, साधारण है, उठा है, बैठा है, जो जिस गति में है वो उसी रूप में रहता है जब तक उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए। ये न्यूटन का प्रथम नियम है। अब न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? न्यूटन के दूसरे नियम में कहता है कि भाई हम इस बल को समानुपाती समझते हैं। मतलब जो प्रथम नियम है, जो न्यूटन का प्रथम नियम है, ठीक दूसरे नियम में वही दोहराव है, बस इसको समीकरण के माध्यम से बता दिया गया है, जिसको F बराबर एम में कहा जाता है। जो उसके दूसरा नियम है F बराबर एम ए कहा जाता है, एम ए, ठीक। F मतलब फोर्स, M मतलब मास, A मतलब द्रव्यमान। तो ये सब सारी चीजें हैं कि F बराबर एम ए, प्रथम नियम का ही दोहराव कहा जाए एक तरह से, तो वो न्यूटन का दूसरा नियम है। तीसरा नियम क्या है भाई? विपरीत दिशा वाला नियम, क्रिया प्रतिक्रिया वाला नियम। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। जैसे कहता है कि बंदूक की गोली चलती है तो क्या करता है? आप बंदूक ऐसे लेते हैं, चलाते हैं तो क्या होता है? आपके कंधे पर थोड़ा सा धक्का ऐसे पीछे आता है ना, तो वो न्यूटन के किस नियम के अंतर्गत आएगा? तृतीय नियम के अंतर्गत आएगा। तो ये न्यूटन के गति संबंधी नियम था। उसके तीनों नियम हैं और तीनों नियमों का वर्णन प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में न्यूटन ने खुद लिखा है, ठीक। अब आते हैं प्रश्न दूसरे पर। 1 माइक्रो का मान कितना होता है? 1 माइक्रो का, ये सुपर टेट का एग्जाम था, उसी में प्रश्न पूछ लिया था। 1 माइक्रो का मान कितना होता है? तो 10 पे घाते 6 होता है। 1 माइक्रो का मान 10 पे घाते 6 होता है। यहाँ माइनस देखिए, -6 होता है, ठीक। 10 पे घाते -6 होता है। अब 1 नैनो में कितना होता है भाई? 1 नैनो का मान कितना होता है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। 10 पे घाते -9, 10 पे ऋण 9। अब 1 मिली का कितना होता है? 10 पे -3। 1 सेंटी का कितना हो? 10 पे -2। 1 पीको का कितना होता है? 10 पे -12। ये तो माइनस वाले थे। अब प्लस की बात करते हैं। 1 डेका का क्या मान होता है? 10 पे घाते 1। 1 हेक्टो का मान क्या होता है? 10 पे घाते 2। 1 किलो का मान क्या होता है? 10 पे घाते 3। 1 मेगा का मान कितना होता है? 10 पे घाते 6। 1 गीगा का मान क्या होता है? 10 पे घाते 9। 1 गीगा का मान 10 पे घात 9 होता है।
और 1 टेरा का 10 पे घाते 12। ये सारे अन्य मान थे जो अन्य एग्जामों में पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें 1 माइक्रो का मान पूछा गया है तो आप कहेंगे 10 पे घाते -6। प्लस में भी मैंने बता दिया और माइनस में भी बता दिया कि क्या होता है। एक नैनो वाला इंपॉर्टेंट है, आप रखिएगा, 10 पे -9 1 नैनो का मान होता है। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे, ज्योति तीव्रता का एसआई पद्धति में क्या मात्रक होता है? ज्योति तीव्रता का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, बता सकते हैं? बताइए। इसका मात्रक होता है एसआई पद्धति में कैंडेला। कैंडेला होता है जिसको सीडी से प्रदर्शित करते हैं, संकेत रूप में बात करते हैं तो सीडी से प्रदर्शित करते हैं ज्योति तीव्रता का एसआई पद्धति में। आप एक और पद्धति का नाम सुनते होंगे जिसका सीजीएस कहते हैं, सीजीएस पद्धति। अब पहले हम बात कर लें कि अन्य मात्रकों का। लंबाई का क्या मात्रक है भाई? लंबाई को कैसे नापते हैं? लंबा है तो उसके लिए कि कपड़ा आपने लिया उसको किससे नापते हैं? मीटर से ना। तो लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। घर वगैरह बनते हैं तो उसको किससे मापा जाता है? मीटर से ही ना। तो लंबाई का यहाँ मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। द्रव्यमान, मास, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा भाई? द्रव्यमान ये मेरे हाथ में है, ठीक, इसको कैसे मापेंगे? किलोग्राम से। ये कितने ग्राम है? 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, 25 ग्राम है, 50 ग्राम है, 100 ग्राम है, कितने ग्राम है? जो द्रव्यमान है ये हाथ में जो है ये द्रव्यमान है, इसका मात्रक क्या है कि भाई किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। समय का बता दीजिए, समय को किससे मापते हैं? घड़ी में कितने बज रहे हैं कैसे पता लगाते हैं? सबसे छोटा उसमें चीज क्या होता है? सेकंड ही तो होता है, उसी के माध्यम सेकंड से मिनट, मिनट से घंटा बनता है। तो सेकंड जो समय का मात्रक होगा वो सेकंड होगा। ताप का मात्रक क्या होता है? ताप का मात्रक केल्विन होता है, ताप का। और विद्युत धारा का? विद्युत धारा का भाई, विद्युत धारा बताइए, जानते होंगे, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एम्पियर होता है, ठीक। अब कहते हैं बल का मात्रक क्या होता है? एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। वहीं सीजीएस पद्धति में जाते हैं तो कल बल का मात्रक क्या हो जाता है? डाइन। और 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? 10 पे घाते 5 डाइन होता है। उसी तरह कार्य का मात्रक एसआई पद्धति में क्या होता है? जूल होता है। और सीजीएस पद्धति में 1 जूल का क्या होगा? 1 जूल का क्या मान होगा बताइए? 10 पे घाते 7 अर्ग। 1 जूल का मान होगा 10 पे घाते 7 अर्ग। ये तो था इसके मात्रक वगैरह कि किस किस तरह से मात्रक कौन कैसे सीजीएस पद्धति में क्या है और एसआई पद्धति में क्या है। अब अगले वाले पे आते हैं कि जड़त्व के नियम का एक उदाहरण बताइए। जड़त्व का नियम होता है ना, जड़त्व का आपने पढ़ा होगा, जड़त्व का, उसी का पूछ रहा है कि जड़त्व के नियम का एक उदाहरण बताइए। तो यहाँ पे उदाहरण है कि कोई गाड़ी ठहरी हुई है, स्टॉप है, ठीक, और वो अचानक आगे चलने लगती है। आप गाड़ी में बैठे हैं, बस में बैठे, ट्रेन पे, और ट्रेन अचानक आपसे आगे चलती है तो आप क्या करते हैं? आप ट्रेन जब अचानक आगे बढ़ती है, आप ठहरी हुई ट्रेन अचानक आगे बढ़ती तो क्या होता है? आप ऐसे गिरते हैं आगे की तरफ कि पीछे की तरफ? आप आगे की तरफ झुकते हैं। प्रश्न में यही पूछा रहेगा, आगे की तरफ झुकते हैं, पीछे की तरफ झुकते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? पीछे की तरफ। जब अचानक ठहरी हुई गाड़ी आगे चलती है तो आप किस तरफ झुकते हैं? किस तरफ झुकते हैं भाई? पीछे की तरफ झुकते हैं। और जो चल रही हो गाड़ी, जो चलती हुई गाड़ी है, आप गाड़ी में मान लीजिए चल रही है और वो गाड़ी अचानक ब्रेक लेती है तो आप किस तरफ झुकते हैं? पीछे की आगे। चलती हुई गाड़ी अचानक ब्रेक लेती है तो कहाँ झुकते हैं? आगे के पीछे। तो आप आगे की तरफ झुकते हैं। चलती हुई गाड़ी अचानक ब्रेक लेती है तो आप आगे की तरफ झुकते हैं। जैसे कहा जाता है कि ऐसे गाड़ी चल रही है तो, और इसका कई सारे उदाहरण हैं। कहा जाता है कि एक कंबल ले लिए हमने, कंबल देखे हैं, ठंड में ओढ़ते हैं भाई, तो उसको लेके हम क्या करते हैं? डंडे से उसको हाथ में कंबल ऐसे लेके ऐसे पीटते हैं। जब कंबल को ऐसे पीटते हैं तो उसमें से बहुत सारे धूल के कण गिरते हैं, बहुत सारे धूल के कण झड़ जाते हैं। तो वो किस नियम के कारण है? जड़त्व के नियम के कारण है, ठीक। वो किस नियम के अंतर्गत आता है? जड़त्व के नियम के अंतर्गत आता है कि हम एक कंबल को लिए, हाथ में पकड़े और डंडे से उसको पीट रहे हैं, उसके अंदर से धूल कण निकल रहा है, तो वो किसके अंतर्गत आ रहा है? जड़त्व के नियम के अंतर्गत आ रहा है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न 5वें का। डायनमो का क्या कार्य है? डायनमो किस तरह से फंक्शन करता है भाई? डायनमो किस तरह से फंक्शन करता है?
तो यहाँ पर डायनमो किस तरह से कार्य करता है, जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा उसको विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो आपकी यंत्रों के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है वो उसको विद्युत, मतलब जो आपकी यहाँ लाइट वगैरह जल रही है, फैन वगैरह चल रहा है, तो किस रूप में बदल के दे रहा है, विद्युत ऊर्जा में। फैन वगैरह किससे चलते हैं, विद्युत से ही तो चलते हैं। तो वही कह रहा है कि डायनमो का क्या कार्य है, डायनमो किस तरह से कार्य करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और मोमबत्ती किस तरह से फंक्शन करती है भाई, मोमबत्ती जो होती है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देती है। मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में तब्दील कर देती है। माइक्रोफोन, जो यहाँ पर माइक्रोफोन लगा हुआ है, ठीक, ये किस तरह फंक्शन करता है, तो माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में तब्दील कर देता है। माइक्रोफोन जो होता है, ध्वनि जो हमारे से जा रही है इसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके आप लोगों के पास पहुंचा दे रहा है, ठीक। लाउड स्पीकर का क्या कार्य है, लाउड स्पीकर का किस तरह से फंक्शन करता है, वो विद्युत लाउड स्पीकर में आ रही है उसके माध्यम से वो ध्वनि ऊर्जा में तब्दील कर दे रहा है, यानी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में तब्दील कर दे रहा है। आपके घर पे सोलर प्लेट लगा है ना, सोलर सेल जिसको कहते हैं, बहुत सारे सोलर प्लेट लगे हुए हैं, वो किस तरह से फंक्शन करता है, किस तरह से कार्य करता है, तो सौर ऊर्जा, जो सोलर प्लेट है, सौर ऊर्जा जो सूर्य के द्वारा किरण आ रही है उसको विद्युत ऊर्जा में तब्दील कर दे रहा है, तो उसको कहा जाता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तब्दील कर दे रहा है। अब ट्यूबलाइट की बात करते हैं। ट्यूबलाइट किस तरह से फंक्शन करता है भाई, वो ट्यूबलाइट यहाँ जल रहा है, वो किस तरह से फंक्शन कर रहा है, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, जैसे इसके अंदर करंट जा रहा है ये प्रकाशमय हो जा रहा है, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में तब्दील कर दे रहा है, वो ट्यूबलाइट होता है। अब सितार जो बजाते हैं संगीत वादन में सितार, वो किस तरह से फंक्शन करता है, तो वो भी यांत्रिक ऊर्जा को, जो यंत्रों के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को वो ध्वनि ऊर्जा में तब्दील कर दे रहा था। तो ये यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न निकल के आए। यहाँ आप 10 क्वेश्चन दिख रहे हैं, लेकिन ये 100 क्वेश्चन कब हो जाते हैं कोई गारंटी नहीं होती, 100 से ऊपर ही क्वेश्चन होते होंगे, ठीक। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। विषुवत रेखा, इक्वेटर, विषुवत रेखा पर जी, जो गुरुत्वाकर्षण वाला जी है, का मान क्या होता है। विषुवत रेखा पर पूछ रहा है जो जी है गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है, तो ये कहता है जो विषुवत रेखा पर जी का मान अक्सर पूछा जाता है, तो ये न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। अगर यही बात किया जाए कि पृथ्वी की सतह से ऊपर, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जी का मान क्या होता है, पृथ्वी के ये जी है बराबर, जी थोड़ा सा ऊपर आया है नीचे आया, तो क्या होगा इसके मान में, जी के मान में, जी का मान हमेशा घटता है, चाहे ऊपर जाएगा और चाहे नीचे आएगा। पृथ्वी से ध्रुव पर जी का मान क्या होता है, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान क्या होता है, ध्रुवों पर एक तरह से कहा जाए ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे ध्रुवों का मान, वहां पे ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है, ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है, अधिक होता है। अब कहता है फिर पृथ्वी के घूर्णन गति, पृथ्वी जब घूमती है घूर्णन किस तरह से होता है, पश्चिम से पूरब की तरफ, तो घूर्णन गति जब बढ़ती है पृथ्वी की घूर्णन गति, तो जी का मान क्या होता है भाई, जी का मान क्या होता है, कम हो जाता है। जब पृथ्वी का घूर्णन गति होती है, जब वो घूमती है तो उसकी गति जब बढ़ती है, जब गति बढ़ती है तो क्या होता है, उसका मान क्या होता है, कम हो जाता है। और वही घूर्णन गति जब बढ़ने के साथ घटती है तो उसका मान क्या होता है, जब घूर्णन गति कम होती है, घटने लगती है, तो उस जी का मान क्या होता है, जी मतलब गुरुत्वाकर्षण, जी का मान क्या होता है भाई, वो बढ़ जाता है, ठीक। ये तो अन्य जगहों पर उसका पता चल गया कि जी का मान क्या होता है। अब 7वें प्रश्न पर आते हैं। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, वायुमंडलीय जो दाब है उससे किससे मापा जाता है भाई, तो एक यंत्र होता है उसका नाम है बैरोमीटर। बैरोमीटर के माध्यम से हम जो वायुमंडल में बहुत सारे दाब हैं चल रहे हैं, प्रकाश वगैरह सारी चीज़ों को, हम दाब को पृथ्वी पर किस तरह से वायुमंडल में वो दाब दे रहा है वो बैरोमीटर बताता है कि कितना दाब है। अब दाब के बैरोमीटर के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि बैरोमीटर किस तरह से फंक्शन करता है। बैरोमीटर का एक पाठ्यांक होता है, बैरोमीटर का एक पाठ्यांक होता है। जैसे ये समझ लीजिए बैरोमीटर है, इसमें एक पारा लगा होता है, वही पाठ्यांक है, ठीक, वो पारा लगा हुआ है बैरोमीटर में। और ये अचानक पारा जो है नीचे गिरता है, इसी में पारा लगा हुआ है बैरोमीटर, ये समझ लीजिए बैरोमीटर एक पारा लगा हुआ, इसमें अचानक वो पारा नीचे की तरफ आता है,
अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बैरोमीटर अचानक मान नीचे गिरता है बैरोमीटर का पाठ्यांक का, तो क्या होता है? तो अचानक जब नीचे गिरे तो आंधी आने की संभावना अधिक रहती है, और वही धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो पाठ्यांक जो पारा होता है धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है? वर्षा आने की संभावना बनती है, वर्षा होने की संभावना। और धीरे धीरे हम वर्षा होने कह रहे हैं, जब धीरे धीरे वो नीचे गिरता है पारा, धीरे धीरे, अचानक गिरेगा तो आंधी आने की संभावना है, लेकिन वही पारा धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या होता है भाई? वर्षा आने की संभावना होती है। लेकिन यहाँ नीचे से अगर ऊपर पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है भाई? दिन साफ होता है। अगर पारा नीचे से ऊपर गया तो समझ लिए दिन साफ होगा, और अचानक नीचे गिरा तो आंधी आएगी, और धीरे धीरे नीचे आया तो वर्षा होने की संभावना होती है। तो ये बैरोमीटर है। अब अगले प्रश्न 8वें की बात करते हैं। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, यह किस नियम का उदाहरण है? तारे आसमान में आपको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं ना? नहीं दिखाई देते हैं? अरे दिखाई देते हैं। टिमटिमाता मतलब चमकना। तारे आसमान में जब चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं तो किस नियम का उदाहरण है भाई? ये उदाहरण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। अक्सर ये लाइन रख देगा, तारे टिमटिमाना किस नियम का उदाहरण है, तो आपका उत्तर होगा प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन के बहुत सारे और उदाहरण हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो कहता है पानी में, एक पानी का टब है, उसमें कोई छड़ डुबोई जाती है तो किस प्रकार की वो छड़ दिखाई देती है आपको? टेढ़ी। छड़ तो सीधी होती है, लेकिन जब पानी के अंदर वो डुबोई जाती है तो वो टेढ़ी दिखाई देती है। टेढ़ी दिखाई देने का कारण क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। छड़ जो पानी में टेढ़ी दिखाई दे रही है वो प्रकाश का अपवर्तन है, कहा जाता है। फिर सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। ये किस नियम के अंतर्गत होता है भाई? तो वो भी प्रकाश अपवर्तन के कारण ही होता है। जल के अंदर आप देखते होंगे मछली है तो उसकी कितनी गहराई में है? जो मछली जल के अंदर होते है गहराई में दिखाई देती है, लेकिन आप उसके वास्तविक गहराई का पता नहीं लगा पाते, वास्तविक गहराई को नहीं जान पाते। होती तो वास्तविक गहराई में है, लेकिन मछली क्या होती है? वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देती है। वो किसके कारण दिखाई देती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में देखे होंगे मछली जैसे चलती है तो आपको लगता है हाथ से पकड़ लेंगे, जैसे हाथ डालेंगे वो पता चलेगा बहुत नीचे है, और लेकिन आपको ऊपर दिखाई देती है। तो किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। पानी के अंदर एक टब रखते हैं, उसके अंदर सिक्का डाल देते हैं, कॉइन, सिक्का, रुपया जो आप डालते हैं तो वो भी आपको कैसा दिखाई देता है? ऊपर ही तो दिखाई देता है। तो ये सारे किस चीज़ के उदाहरण रहे? ये प्रकाश के अपवर्तन के ही उदाहरण रहे। उदाहरण ही ये पूछा जाता है प्रकाश के अपवर्तन का, इसलिए मैंने सारे उदाहरणों का आपको उदाहरण दिया। ठीक, अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? ये पता नहीं कितने एग्जामों में पूछ चुका है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, आपके लिए भी है। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? प्राथमिक तो लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीले रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं। तो प्राथमिक रंग ये हो गया। तो द्वितीयक रंग किसे कहते हैं भाई? प्राथमिक रंग न पूछ के अगर द्वितीयक रंग पूछ दे तो क्या होगा? तो द्वितीयक रंग में कौन कौन से? उसमें भी 3 ही रंग होते हैं। द्वितीयक में भी 3 ही रंग होते हैं। उन तीनों रंगों का नाम क्या है भाई? पीला होता है, येलो कलर का, मैजेंटा होता है, मैजेंटा, उसके बाद पिकाक नीला, मोर की तरह जो नीला रंग होता है। ये 3 रंग होते हैं। एक बार मैं नाम फिर से ले रहा हूँ द्वितीयक रंगों का, पीला, मैजेंटा, पिकाक नीला। अब देखते हैं कि ये रंग कैसे इसमें से बनते हैं। लाल और नीला रंग जब मिलाते हैं, लाल और नीला रंग जब बनाते हैं तो मैजेंटा बनता है। लाल और नीला रंग बनाने के बाद क्या बनता है? मैजेंटा रंग। हरा और नीला रंग बनाने के बाद क्या बनता है? हरा और नीले रंग को जब मिलाया जाता है तो अगला नया रंग कौन सा बनता है? पिकाक नीला बनता है। और लाल और हरे रंग को जब मिलाया जाता है, लाल और हरे रंग को, तो कौन सा रंग बनता है भाई? पीला रंग बनता है। ठीक, तो ये द्वितीयक रंग थे, और दोनों के जब मिश्रण से जो बनता है रंग, इन दोनों के मिश्रण से जब रंग बन रहा है तो वो द्वितीयक रंग बन जा रहा है, और द्वितीयक का ये नाम दे दिया गया। और अब आते हैं हम आपके और अपने आखिरी प्रश्न पर। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं भाई? तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट, इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि निकट दृष्टि। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि निकट का मतलब लोग समझेंगे कि निकट की दृष्टि खराब होती है, निकट को उसको दिखाई नहीं देता होगा,
नहीं, ऐसा नहीं होता है। निकट का मतलब उसको नज़दीक की वस्तु बहुत साफ दिखाई देती है। निकट का मतलब, निकट दृष्टि दोष का मतलब कि जो निकट की वस्तु है उसको बहुत साफ दिखाई देती है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, पूरे अच्छे से। उसको दूर की जो वस्तु होती है वो दिखाई नहीं देती है। ठीक, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। और इस दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो दूर दृष्टि को दोष में क्या होता है, दूर दृष्टि की भी बात कर लेते हैं। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु एकदम स्पष्ट दिखाई देती है, नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती, यानी इसका ठीक उल्टा होता है। जैसे दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट हमको दिखाई देती है और नजदीक की वस्तु क्या होती है, हमको स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या, किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। यहाँ अवतल लेंस प्रयोग हो रहा है निकट वाले में, और दूर वाले में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो ये अलग अलग प्रश्नों को रख के अलग अलग प्रश्नों की खासियत थी, और अलग अलग तरीके से वो पूछा जाएगा प्रश्न। तो इन सारे पूछे जाने वाले प्रश्नों की संभावना को हम एक इकट्ठा करते हुए सारे प्रश्नों को कलेक्ट करके उनसे रिलेटेड एक प्रश्न से किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, सारे लोगों का हमने विश्लेषण कर दिया। तो कल हमारी एक सुबह 9 बजे वीडियो आएगी जो अनूप सर क्लास लेंगे। ठीक, हमारी क्लास सुबह 9 बजे आती है, लेकिन कल अनूप सर क्लास लेंगे मैथ्स का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक तरह से मैराथन प्रश्न होंगे जो आपके पेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और वो क्लास 9 बजे वो लेंगे। तो मैं चाहूँगा कि सारे के सारे लोग 9 बजे जैसे जुड़ते हैं वैसे जुड़ें और उन प्रश्नों से ज़्यादा लाभ उठाएं, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है उन प्रश्नों को ढूंढ के एक एक को बनाने में बहुत समय लगा, और आप लोगों के लिए वो किया जा रहा है कि पेट में आप अच्छे से अच्छा नंबर पा सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और एक बार और कह दूंगा कि जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अधिक से अधिक लोगों को ग्रुप में शेयर करें जिससे वो भी लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।